दोस्तों कल ही हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडिया को रशिया से कट करवाना चाहती हैं। जो नयारा एनर्जीज है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सर्विस देने से बंद कर दिया है, क्योंकि जो नयारा एनर्जीज है उसकी पार्टनरशिप है रोजनेफ्ट के साथ में, जिनका 49% शेयर है नयारा एनर्जी के साथ में, जो कि एक रिफाइनरी कंपनी है। वो ऑयल को रिफाइन करती है, करीबन इंडिया का 8% ऑयल वहीं पर रिफाइन होता है। और अब आप देखो, ट्रंप ने भी अब इसके ऊपर थोड़ा सा आग में घी छिड़क दिया। उन्होंने कहा है कि भैया 1 अगस्त 2025 से इंडिया के ऊपर 25% का इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब जो इंडिया का गुड्स जाता है यूएस में उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगेगा, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, गारमेंट्स भी होते हैं, जेम्स भी होते हैं और कुछ पेट्रोकेमिकल होते हैं, वो भी होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे यूएस के अंदर, जिससे कि इंडिया के बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। और इसी के साथ साथ एक अलग पेनल्टी और लगा दी है। उन्होंने कहा है कि भैया ये रशिया के साथ में ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदते हैं, इसकी वजह से भी ये पेनल्टी लगाई जा रही है इंडिया के ऊपर। जिसके बाद में अब जो अपोजिशन है वो कह रही है कि भैया जो इंडिया की दोस्ती है रशिया के साथ में वो इंडिया को अब भारी पड़ रही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो वो हम गलती कर रहे हैं। एक्चुअली में हमको बहुत सस्ता पड़ता है रशिया का ऑयल, वो 20 से 30 डॉलर पर बैरल पड़ जाता है। लेकिन अगर हम वही यूएस से खरीदते हैं तो 80 से 90 पर बैरल पड़ने वाला है। मतलब कि आप ये लगा लो कि हमें ऑयल जो अभी 90 से 110 रुपये पर लीटर मिलता है, वो शायद अगर हम यूएस से लेंगे तो हमको 200 रुपये भी पड़ सकता है। इस तरीके की सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप करवाना चाहता है इंडिया के साथ में कि भैया हमसे खरीदो तुम ऑयल, उससे क्यों खरीद रहे हो रशिया से? वो तो यूक्रेन पे अटैक भी कर रहा है। इंडिया अपना इंटरेस्ट देख रहा है और यूएस अपना इंटरेस्ट देख रहा है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए ये पेनल्टी हमको अब झेलनी पड़ रही है 25% की। जहां पर इसी के साथ साथ जो यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील चल रही थी, जिसकी बातचीत चल रही थी, वो भी फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। वो एक अलग लफड़ा है। सो अब यहाँ पर ट्रंप एक तरीके से अपनी कंट्री को ऐसा समझ रहे हैं कि हमारी कंट्री हीरे की कंट्री है और सब इसी के पास आना चाहते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की हरकत अब इंडिया के साथ में की जा रही है, जो कि एक फ्रेंडली नेशन है यूएस के साथ में। और इंडिया यूएस का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, वो बस अपना फायदा देख रहा है कि अगर उसके लोगों के लिए पेट्रोल उसको कहीं से सस्ता मिल रहा है तो वो वहां से ले रहा है। तो अब क्या हो सकता है भाई? देखो, डिप्लोमेटिक टॉक हो सकती है, बातचीत हो सकती है कि ये तुमने क्या किया है, या फिर काउंटर टैरिफ किया जा सकता है, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाके कंप्लेंट की जा सकती है। क्योंकि 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एल्यूमिनियम पे कुछ टैरिफ बढ़ा दिया था, जिसके बाद में इंडिया गया था कंप्लेंट करने वहां पर भी। और इसी के साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि हम काउंटर ड्यूटीज लगा सकते हैं, एप्पल, एलमंड, हार्ले डेविडसन एक्सेट्रा जो भी प्रोडक्ट आते हैं यूएस से, उसके ऊपर हम अपनी ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। ये एक ऑप्शन है इंडिया के पास में। या फिर हम अपनी ट्रेड को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बजाय यूएस के हम यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और बाकी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। यूएस को थोड़ा सा अवॉइड ही किया जा सकता है, क्योंकि रशिया के मुकाबले वो बहुत महंगा पड़ेगा इंडिया को। दोस्तों, रशिया के अंदर 8.8 मैग्नीट्यूड का एक जबरदस्त भूकंप आज की सुबह आया है, जो कि 1952 के बाद में सबसे पावरफुल अर्थक्वेक आया है। ये कमाचत्का नाम की एक जगह है जहां पर इस तरीके का भयंकर अर्थक्वेक आया है। कई सारी बिल्डिंग डैमेज भी हुई है, काफी सारा नुकसान भी हुआ है। इसके अंदर एक वीडियो भी सामने आ रही है, डॉक्टर सर्जरी कर रहा था और उस हॉस्पिटल के अंदर कुछ इस तरीके का अर्थक्वेक आ रहा था, फिर भी डॉक्टर और उनके जो नर्सिस वगैरह थी वो कहीं भी नहीं गई, वो वहीं पर मौजूद थे, वो टिके रहे, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था, उस बीच में जा भी नहीं सकते थे, जान का रिस्क था उस पेशेंट का। तो वो डटे रहे और करते रहे। उस सिचुएशन के अंदर भी ऑपरेशन सर्जरी रुकी नहीं। और यहाँ पर मैं बता दूं, एपी सेंटर जो था कमाचत्का के किलोमीटर का रेडियस ही था, और इसी के साथ साथ जो डेप्थ थी वो सिर्फ 19 से 21 किलोमीटर की थी, जो कि शैलो डेप्थ ही है, जिसकी वजह से 3 से 5 मीटर तक की सुनामी भी आई है कुरिल आइलैंड के ऊपर, कमाचता के ऊपर, और इसी के साथ साथ जापान में भी सुनामी आई है। और कई सारी जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, जापान, अलास्का, हवाई, और इसी के साथ साथ कई पैसिफिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि न्यूजीलैंड, चिली, मैक्सिको, वहाँ तक सुनामी की वार्निंग दे दी गई है कि भैया कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर सभी अपने अलर्ट पे भी है, कई जगहों पर आया भी है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा जो रशिया से आ रही है सुनामी की उस अर्थक्वेक के बाद में। Пошла волна цунами, вода пошла цунами, вот захлёст пошел большой, ну небольшой. Elektrik direğine çıktı, direğe patlıyor.
दोस्तों वैसे तो टेस्ला की सभी कारें मजेदार हैं, लेकिन जो इनका साइबर ट्रक आया है उसका डिजाइन तो खैर कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि टेस्ला के ओरिजिनल को फाउंडर मार्टिन एबरहार्ड ने भी ये बात बताई है एक इंटरव्यू के अंदर कि साइबर ट्रक को शुरू से ही क्रिटिसिज्म मिल रहा है। जब ये मतलब शुरू में दिखाया गया था कि मतलब ये बुलेट प्रूफ है, उसके बाद में बेसबॉल से इसका शीशा टूट गया था, मतलब तब भी लगा था कि ये डंपस्टर के ही जैसा है, मतलब किसी कूड़े के ट्रक जैसा ही है जिस तरीके का डिज़ाइन है। मतलब आपने देखा होगा कईयों ने इसकी कॉपी भी करी और इसको बना भी दिया जब तक ये लॉन्च भी नहीं हुआ था। तो मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सिर्फ इसके डिज़ाइन पर ही झेलने को मिल गया। लेकिन यहाँ पर साइबर ट्रक की बजाय इन्होंने डिस्कशन किया था एक 25,000 रुपये की अफोर्डेबल ईवी को लेकर कि भैया एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसी होनी चाहिए जो कि दुनिया भर में अफोर्डेबल हो और उसका क्रेज़ ज़्यादा बढ़ेगा, बजाय हम इस तरीके की चीज़ बनाएं। लेकिन उनका ये आइडिया कैंसिल किया गया था सिर्फ इस साइबर ट्रक के लिए, जिसके बाद में कुछ इसी तरीके का क्रिटिसिज्म देखने को मिला। आज भी शायद अब साइबर ट्रक देखते होंगे किसी के पास में, लेकिन उतना ज़्यादा मज़ेदार लगता नहीं है। बस ये है कि हाँ टेस्ला का साइबर ट्रक है वो। इसी के साथ साथ इन्होंने रोबो टैक्सी के ऊपर भी सवाल उठाए हैं कि उसकी टेक्नोलॉजी और जो सेल्फ ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी है वो अभी भी शक के दायरे में आती है, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट हुए हैं जहां पर टेस्ला को कोर्ट में भी जाना पड़ा है। तो अभी के लिए हम तैयार नहीं थे इन चीज़ों के लिए, लेकिन हाँ हमने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो कि एक अफोर्डेबल ईवी की मार्केट थी, उसको हम बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते थे जब तक इतना बड़ा ईवी का चलन चला भी नहीं था। दोस्तों WCL यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सामने होता दिख रहा है हमको, क्योंकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल के अंदर जा चुकी है। टॉप 4 में आई है इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब इनका मैच होगा सेमीफाइनल के अंदर। अब गलती से मान लो पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर जाता है फाइनल के लिए और इसी के साथ साथ इंडिया भी कर जाती है फाइनल के लिए, तब क्या होगा वो देखने वाली बात अब यहाँ पे रहने वाली है। चलो सेमीफाइनल तो एक तरीके से अवॉइड भी हो सकता है, जो कि 31 जुलाई को हो सकता था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जहां पर इस शेड्यूल को रीड्रॉ किया जा सकता है कि चलो भाई टॉप 4 हैं, उसमें पाकिस्तान को किसी और के साथ में खिला देंगे, इंडिया को किसी और के साथ में खिला देंगे। मान लो दोनों ही फाइनल में पहुंच गए, फिर क्या होगा इस चैंपियनशिप लीग का वो देखने वाली बात है अब, क्योंकि शिखर धवन, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान सबने मना कर दिया कि भैया अब हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ में। लेकिन अब चलो पाकिस्तान को 1 पॉइंट पहले तो मिल ही गया, इंडिया को भी मिला उसका 1 पॉइंट, क्योंकि 1-1 पॉइंट दोनों को मिला। लेकिन अब क्या होगा अगर गलती से ये फाइनल में पहुंच जाते हैं, वो देखने वाली सिचुएशन आ गई है बस अब। दोस्तों इंडिया का भी अब एजुकेशन सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, मतलब जिस लेवल का उधर एजुकेशन सिस्टम होता है उस लेवल का ये इंडिया के अंदर तैयार किया जा रहा है कुछ इस तरीके से। ये एक बार आप चार्ट देखो, ये फीस का चार्ट है आपके बच्चों के स्कूल की, जो कि आने वाले वक्त में जाएंगे। चाहे आप नर्सरी में भेज रहे हो बच्चों को, चाहे आप 1st में भेजो, चाहे आप 5th में भेजो, भैया यहाँ पे 2 लाख से नीचे की फीस किसी की भी नहीं है। इस तरीके का अब ये चार्ट तैयार कर रखा है कई सारे स्कूलों ने कि मतलब इतनी फीस लगेगी 2025 से 2026 में जो एडमिशन ले रहे हैं। पता नहीं कौन सा स्कूल है ये, कौन सा स्कूल नहीं है, लेकिन फीस इतनी ज़्यादा हाई है। जबकि आप दूसरी कंट्रीज़ में देखो जितनी फीस इन्होंने लगा रखी है, आपका बच्चा वहाँ जाके अच्छी खासी पढ़ाई कर लेगा, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की। जितनी यहाँ की फ़ीस है उतनी वहाँ की फ़ीस होगी। मतलब आप देखो पोलैंड, जर्मनी के अंदर तो फीस लगती ही नहीं है, वहाँ पर 0 फी एजुकेशन सिस्टम है। मतलब आपका बच्चा पैदा हुआ है तो उसे एजुकेशन मिलेगी ही मिलेगी, पैसे नहीं लिए जाएंगे आपसे ट्यूशन फीस के। बाकी जो फीस होती है चलो वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ ट्यूशन फीस वहाँ पर 0 है। यहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, शायद एक्शन लेना चाहिए इन स्कूलों पे कि भाई किस तरीके की एजुकेशन आप दे रहे हो जो इतना महंगा फीस का आपने स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। हाँ ये कहा जा सकता है कि ये स्कूल शायद उन गिने चुने स्कूलों में से आते हैं जहाँ पर अगर आप मतलब हाई प्रोफाइल फैमिली से आते हो तो भैया आपके बच्चे भी फिर उन स्कूलों में तो पढ़ेंगे नहीं, कि मतलब जहाँ पे फीस हो 3,000 4,000, वो कहेंगे भैया हम करोड़ों में कमाते हैं, हमारा बच्चा पढ़ेगा 3-4 लाख रुपए देंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद ये उस तरीके के स्कूल होंगे, लेकिन फीस देख के ऐसा लगता है कि भाई जैसे कि बच्चा US जा रहा है पढ़ने के लिए।